एम वकास अहमद और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का आज चौथा एपिसोड है, जिसमें हमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में डिटेल से पढ़ना है। देखें, आज हम जितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, जिस जगह मर्जी इन्फेक्शन हो जाए, हमें ऑपरेशन कराना हो, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद में, हमें हर टाइम हर जगह एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। आपने कभी सोचा है कि ये एंटीबायोटिक्स सबसे पहले बनाई किसने थी? ये बनाई थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। इंतहाई ब्रिलियंट, जिसने जो है ना करोड़ों जानें आज तक बचाई हैं। सिर्फ इस बंदे ने कम अज़ कम 70 से 80 लाख जानें सेकेंड वर्ल्ड वार में बचाई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में 70 से 80 लाख जानें सिर्फ उसने उस टाइम 4-5 सालों में बचाई हैं। उसके बाद से लेकर आज तक 1945 से लेकर आज तक 2021 तक इतने ज़्यादा साल गुजर गया, आज तक हम एंटीबायोटिक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं लेके आए हैं। हम हर बंदे को एंटीबायोटिक दे ही जा रहे। तो आज हमने ना इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है कि बंदे ने किस तरह एंटीबायोटिक बनाई थी, उससे पहले क्या क्या था, और इस बंदे की आपको पता है कि हम जब भी किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, ये चीज़ें नहीं पढ़ते कि कौन सी तारीख को पैदा हुआ है, कौन सी तारीख को मर गया, कहाँ पैदा हुआ है। सिर्फ हमें मुल्क पता होना चाहिए बस। हमने बताया कि लुईस पास्चर फ्रांस का था, हमने बताया कि रॉबर्ट कॉच जो है ना जर्मनी का था, और ये स्कॉटलैंड का है। बस ये इतनी बातें आपको पता ही होनी चाहिए। इसके रिलेटेड ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आपको पढ़ने से पहले ना हम ना इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको आराम से पढ़ लेंगे। पहले हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पहले क्या कुछ डेवलपमेंट हो चुकी थी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी थोड़ी बहुत अर्ली लाइफ देख लेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे गया, कहाँ से पढ़ा है, उसके बाद इसने क्या क्या किया। और तीसरा, जब इसने पेंसिलिन बनाई है उसके बाद जो है ना क्या इफ़ेक्ट दुनिया पे पड़े हैं वो, यानी पहले 3 चीज़ें हमने फुल डिटेल के साथ पढ़नी है। पहले हमने पढ़ना है प्री फ्लेमिंग वर्ल्ड। फ्लेमिंग का एफ बड़ा कर दीजिएगा, प्री फ्लेमिंग वर्ल्ड। दूसरी चीज़ हमने इसकी अर्ली लाइफ थोड़ी सी पढ़ लेंगे, और तीसरा जो है ना हमने पढ़ना है कि इसने पेंसिलिन कैसे बनाई और पेंसिलिन के इफ़ेक्ट आफ्टर वर्ड्स, यानी पेंसिलिन के बाद जो है ना क्या क्या इफ़ेक्ट हुए हैं। पहले प्री फ्लेमिंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। प्री फ्लेमिंग वर्ल्ड का मतलब ये है कि फ्लेमिंग ने जब तक एंटीबायोटिक्स नहीं बनाई थी ना, उससे पहले किस तरीके से हम इलाज करते थे। देखिए, उससे पहले मैंने आपको 3 साइंटिस्ट मोटे मोटे और बड़े बड़े पढ़ाए हैं। सबसे पहला जो साइंटिस्ट है ना, हमने लुईस पास्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रॉबर्ट कॉच के बारे में पढ़ा, और उससे पहले जो है ना एंटोनी वैन लीeuwenhoek के बारे में हमने पढ़ लिया था। एंटोनी वैन लीeuwenhoek का तो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। 2 साइंटिस्ट है जिसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी में और बैक्टीरियोलॉजी में। एक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो लुईस पास्चर है, और एक जो है ना जोसेफ लिस्टर है, और तीसरा हमारे पास रॉबर्ट कॉच है। ये 3 साइंटिस्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं हमने पढ़ लिए इनके। एक है जी हमारे पास रॉबर्ट कॉच आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आता है लुईस पास्चर आता है, और उसके बाद हमारे पास आता है सर जोसेफ लिस्टर। देखिए, इन सब से पहले ना लुईस पास्चर आया। लुईस पास्चर ने हमें यह बताया हुआ था कि जितनी भी डिजीज़ होती है ना, उनके पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूर होता है। यानी कोई ना कोई बीमारी हमें खुद ब खुद नहीं हो जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मार भी सकते हैं, और उसको मारने के 2 तरीके हैं। या तो हम हीट कर दें, और दूसरा ये है कि हम कोई भी केमिकल्स यूज़ कर लें, एंटीसेप्टिक्स वगैरह यूज़ कर लें, जिसकी वजह से हम उन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकते हैं। इसने क्या बताया था कि इसने कहा था कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो क्या करें, हम उसे हीट करें, और उसके अलावा कोई ना कोई केमिकल्स या एंटीसेप्टिक्स हम यूज़ कर लें, जिसकी वजह से हम केमिकल्स उसको मार सकते हैं, बैक्टीरिया को। उसके बाद आया रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने हमारे पास जो है ना हमें जर्म थ्योरी दी। जर्म थ्योरी के अंदर इसने बताया कि हमें कॉलरा का जो बैक्टीरिया था वो ढूंढ के दिया, हमें एंथ्राक्स का बैक्टीरिया था वो ढूंढ के दिया, और उसके बाद जो टीबी थी, टीबी के बैक्टीरियाज को इसने ढूंढ के दिया। इसको ढूंढने के बाद इसने आइडेंटिफाई किया, उसका प्योर कल्चर बनाया। प्योर कल्चर बनाने के बाद हमें दिया, और हमें कहा कि यार ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट इसने एक पिक्चर क्लियर कर दी। इसने बैक्टीरियोलॉजी की बुनियाद रख दी कि हर बीमारी के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और हम हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार भी सकते हैं, जो लुईस पास्चर ने हमें बताया हुआ था। अब इसको मारने के लिए ना प्रैक्टिकली जोसेफ लिस्टर ने काम किया। जोसेफ लिस्टर बहुत बड़ा सर्जन था। अब इस सर्जन ने क्या काम किया, इससे पहले क्या काम होता था कि जब भी कोई सर्जरी वगैरह होती थी ना, सर्जरी लोग करते क्यों हैं? देखें, आपको अगर गुर्दों में कोई इन्फेक्शन है तो आप जाके गुर्दे चेंज करवा देते हो। आप सर्जरी करवा क्यों रहे हो? कि आप ठीक हो जाओ।
आपके लिवर में कोई इन्फेक्शन है, लिवर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, किस लिए करवा रहे हो? ठीक होने के लिए, मरने के लिए नहीं करवा रहे हो। तो उस टाइम अगर किसी बंदे को हाथ पे कट लग जाता था या टांगों पे कट इन्फेक्शन वगैरह हो जाता था ना, तो उसकी हाथ और टांग काट दिए जाते थे। अब जब हाथ और टांग काटते थे ना, तो उसके बाद वो इंसान का बचना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और वो मर जाता था। ठीक है ना, इसीलिए जो सर्जरी जो वार्ड ऑपरेशन थिएटर होते थे उनको जो है ना कसाब खाने कहा जाता था, कि यहाँ पे जो है ना कसाई रहते हैं जो इंसानों को जानबूझ के ज़बह कर देते हैं। इतने जो है ना इंसानों के जो दिमाग थे वो पैथेटिकल हो चुके थे और सर्जन्स के ऊपर से उनका एतमाद उठ चुका था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एंटीसेप्टिक कंडीशंस का ख्याल नहीं रखते थे। इंसान डॉक्टर होते थे, एक सर्जरी परफॉर्म की, उसी तरह उसी इंस्ट्रूमेंट से उसे धोए बगैर दूसरा पेशेंट आ जाता था, उसी तरह उसको काट रहे होते थे जिस तरह किसी जानवर को काट रहे होते हैं। तो सर जो लुइस पास्चर थे, लुइस पास्चर ने इनको सबसे पहले बताया कि यार आपको एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए, आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स को सबसे पहले बॉयल करना चाहिए या आपको किसी केमिकल का यूज़ करना चाहिए जैसे कार्बोलिक एसिड है। और सर जोसेफ लिस्टर थे ना, इन्होंने सबसे पहले कार्बोलिक एसिड का यूज़ करना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, जब भी ये सर्जरी से पहले जाते थे, ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स को कार्बोलिक एसिड में डाल देते थे और कार्बोलिक एसिड से निकालने के बाद उसकी सर्जरी परफॉर्म करते थे। जब इस तरह इन्होंने किया ना, तो तकरीबन 40% जो डेथ रेशो है ना वो कम हो गया। 40% लोग कम मरने लग गए हैं। बहुत सारे लोग इनके खिलाफ भी हो गए, लेकिन आहिस्ता 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 उन लोगों ने भी सेम केमिकल प्रोसीजर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब इसका मसला ये होता है, इनका एक ही मोटो था कि किसी तरीके से बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर जाने से रोक ले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो इंसान मर जाएगा। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि इनको जो है ना, ये कर लेते थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर जाने से रोक ले, लेकिन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बॉडी के अंदर गए हुए हैं, जैसे बंदा है उसको कट लगा और ज़मीन पे रगड़ता रगड़ता गया और बैक्टीरिया वायरसेस उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी चले गया, और अब वो बंदा इंसान डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से इलाज करवाना चाहता है। अब डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता था कि यार हम क्या करें कि इसकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया गेम है उसे मार सके, क्योंकि उनके पास तो मारने के दो तरीके थे, तो कार्बोलिक एसिड डाल सके या तो हीट दे सके, बस और कोई तरीका नहीं था। अब इंसान की बॉडी के अंदर इंसान को तो हीट नहीं दे सकते कि इंसान को हीट दे और उसकी बॉडी के अंदर जाके वो बैक्टीरिया मर जाए, और ना ही उसके अंदर केमिकल डाल सकते हैं। केमिकल डालने की इन्होंने कोशिश की, इन्होंने कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन लगाया बंदे को वेन के ज़रिए कि हम इंसान देखते हैं कि क्या होता है। जब वो कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन बॉडी के अंदर गया ना, ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर उसने बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ सारे के सारे रेड ब्लड सेल और सारे के सारे वाइट ब्लड सेल्स को भी मार दिया। यानी उसने फ़ायदा पहुंचाने के साथ साथ नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह जो बंदे आते थे सर्जरी करवाने, कट उन्हें लगा होता था, जिस तरह तेज़ाब डालते हैं ना, उसी तरह यूँ कार्बोलिक एसिड उसकी बॉडी के ऊपर डाल रहे होते थे ताकि उसके ऊपर से जो इस ज़ख़म के इर्द गिर्द जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाए। लेकिन ये चीज़ भी जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। तो एज ए रिज़ल्ट क्या था कि हमारे पास कोई भी ऐसा इलाज नहीं था कि इंसान अगर बीमार हो चुका है और उसकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए हैं तो हम उसका इलाज कर सकें। हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। टीबी की वजह से लाखों लोग मर गए, वायरस की वजह से कोई भी वायरस आ जाता था, मलेरिया आ गया, मलेरिया की वजह से लाखों लोग मर गए, हेपेटाइटिस की वजह से लाखों लोग मर गए, हर चीज़, कॉलरा की वजह से लाखों लोग मर गए। तो हर जो बीमारी आती थी ना वो लाखों लाखों लोगों को मार के चली जाती थी, कोई इसका इलाज नहीं होता था। अब हम आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ। मैंने आपको प्री फ्लेमिंग वर्ल्ड बता दिया कि प्री फ्लेमिंग वर्ल्ड क्या था, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पहले पहले क्या था। यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पहले पहले की स्टोरी थी कि हम क्या काम करते थे, हम जरासीम को बॉडी में जाने से तो रोक सकते थे, लेकिन अगर कोई बॉडी के अंदर जरासीम ऑलरेडी चले गए हैं और उसने हमें बीमार कर दिया, कोई ना कोई हमें बीमारी लग गई है, तो उस बीमारी के लिए हमें बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। कोई भी एक ऐसी दवा नहीं थी कि हम बॉडी के अंदर दे सकें और बॉडी के अंदर देने के बाद वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए और सिर्फ जाके जरासीम को मारे। तो ये काम जो है ना पेनिसिलिन बना के हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कैसे किया था वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब दूसरा हम आते हैं अर्ली लाइफ की तरफ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ क्या थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के ना 8 बहन भाई थे, ये टोटल 8 बहन भाई थे। 6 साल की उम्र में इनके अब्बू फोत हो गए। इनके अब्बू फार्मर थे, स्कॉटलैंड में ये लोग पैदा हुए थे। इर्द गिर्द जो है ना कस्बे में रहते थे, तो हम दरख्त वगैरह जड़ी बूटियाँ पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसको काफ़ी सारी जड़ी बूटियों की, दरख्तों की, इन सारी चीज़ों की पहचान थी। क्योंकि इनके अब्बू फार्मर थे, इसीलिए इनके बड़े बहन भाइयों सबको जो है ना तो मतलब जड़ी बूटियों के, दरख्तों से, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ऑलरेडी मौजूद थी। तो अब ये जब 6 साल के हुए, इनके वालिद साहब फोत हो गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद इन्होंने क्या काम किया, 16 साल की उम्र में ना ये पॉलीटेक्निक कॉलेज में चले गए हैं। पॉलीटेक्निक कॉलेज से इन्होंने मेडिकल की फील्ड में जो है ना थोड़ा सा डिप्लोमा वगैरह किया। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि जब 20 साल की उम्र हुई, इनके पास जो है ना आगे 16 साल की उम्र के बाद इनके पास पैसे ही नहीं थे कि आगे जाके पढ़ सकें। अब उसके बाद इन्होंने आगे जाके, एक शिप सेलर था, लंदन आ गए, वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, 4 साल तक ये काम करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत जो है ना स्टडी, जितना ये सेल्फ स्टडी कर सकते थे वो थोड़ी थोड़ी करते रहे।
उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, जैसे इनकी उम्र 20 साल हुई है ना, 20 साल की उम्र के बाद इनके जो चाचा थे वो फोत हो गए और उसके बाद उनकी जायदाद तकसीम होगी। इसके हिस्से में भी काफ़ी सारी दौलत आई है। तो इसने सोचा कि यार दौलत मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर दूं, या तो मैं आगे अपनी स्टडी जारी रख सकूं। इसने काफ़ी सोचा, उसके बाद इसने कहा कि यार मुझे स्टडी आगे जारी रखनी चाहिए, लेकिन अब स्टडी किस चीज़ में जारी रखनी चाहिए इसको कोई चीज़ नहीं पता थी। फिर ये अपने बड़े भाई के पास गया जो लंदन में बहुत बड़ा डॉक्टर था। अब ये उसके पास गया, चूँकि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपको पता है अगर फैमिली में कोई अच्छा इंजीनियर हो तो सारे पीछे लग जाते हैं कि हमने इंजीनियर बनना है। कोई अच्छा वकील बन जाए, पैसे अच्छे कमा रहा हो तो सारे कहते हैं हमने वकील बनना है। इसी तरह इसका जो बड़ा भाई था वो अच्छा डॉक्टर था, पैसे अच्छे बड़े कमा रहा था, तो ये उसके पास गया, उसको कहता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए। तो उसके भाई ने कहा मेडिकल की फ़ील्ड आगे बहुत अच्छी फील्ड है, आगे रिवोल्यूशन आ रहा है, काफ़ी सारी नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि आपको मेडिकल की फ़ील्ड में जाना चाहिए। तो इसने क्या किया, बहुत बड़ा लंदन का कॉलेज था उस टाइम, लंदन में 8 कॉलेज थे बहुत बड़े बड़े। तो इसने क्या किया, सेंट मैरी कॉलेज था बहुत बड़ा, आज भी पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सेंट मैरी स्कूल है, सेंट मैरीज़ कॉलेज था, ये उधर चला गया। सेंट मैरी कॉलेज के अंदर गया, इसने दाखिला लिया, 5 साल तक वहाँ पे MBBS किया और बैक्टीरियोलॉजी में इसमें स्पेशलाइजेशन की। उसके बाद 2 साल के बाद इसने क्या किया, जब MBBS किया, MBBS में भी इसने जो है ना काफ़ी जो है ना एजाज़ी अवार्ड्स लिए। उसके बाद इसने जो है ना उधर चला गया बैक्टीरियोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में इसने 2 साल तक जो है ना PhD वगैरह की है और वहाँ पे भी इसने गोल्ड मेडल जीता है। ये तमाम की तमाम थी इसकी अर्ली लाइफ। उसके बाद ये क्या किया, इसके बाद ये जिस सेंट मैरी कॉलेज में पढ़ता था उसके बाद उधर ही आगे प्रोफेसर लग गया। उसके बाद एक रॉयल मेडिकल कॉलेज था, ये रॉयल मेडिकल कॉलेज के अंदर चला गया। समझ आ रही है? मैं आपको स्केच थोड़ा मोटा मोटा बनवा देता हूँ। ये वैसे अर्ली लाइफ है, ये अर्ली लाइफ आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अर्ली लाइफ जो है ना आपको सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में पता होनी चाहिए इसने क्या क्या किया है। देखिए मैंने आपको बताया कि क्या 1885 में ये स्कॉटलैंड में पैदा हुआ है। स्कॉटलैंड में पैदा होने के बाद इसने क्या काम किया, जब जैसे ही 6 साल की इसकी उम्र थी इसके वालिद साहब फोत हो गए। 6 साल की उम्र में इसके सब वालिद साहब फोत हुए हैं। उसके बाद ये स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद 16 साल तक इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है, जहाँ से भी ये मुकम्मल कर सकता था। ठीक है, स्पेसिफिकली इसने 16 साल तक पॉलीटेक्निक एक कॉलेज था, पॉलीटेक्निक, वहाँ पे जाके इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद इसके हालात ख़राब हो गए क्योंकि इसके पास बाकी पैसे नहीं थे सेल्फ स्टडी करने के लिए। या इसके 20 साल की उम्र तक यानी 4 साल जो इसके पास थे इसने शिप में काम किया है, वहाँ से ये पैसे वगैरह कमाता रहा। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंकल की डेथ होगी और इसे जायदाद में हिस्सा मिल गया। समझ आ रही है ना, इसको हिस्सा मिल गया, यानी इसके पास मैं कह दे तो मनी आ गया, इसके पास वेल्थ आ गई या मनी आ गया। उसके बाद जैसे इसके पास इतना पैसा आया ना, ये अपने भाई के पास गया और उसके बाद इसने सेंट मैरी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ से इसने MBBS किया। उसके बाद 2 ईयर्स तक इसने क्या किया, बैक्टीरियोलॉजी की। बैक्टीरियोलॉजी में इसने स्पेशलाइजेशन की क्योंकि इसको बैक्टीरिया से काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी करने के बाद इसने क्या काम किया, ये आ गया रॉयल मेडिकल कॉलेज में। और रॉयल मेडिकल कॉलेज के बाद इसकी किस्मत बदली, वहाँ पे ये जो है ना डॉक्टर राइट से मिला, डॉक्टर आर्नल्ड राइट से। वहाँ पे जो है ना इस बंदे ने जो है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाया। ये बंदा ऐसा है जिसने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। क्योंकि जो आर्मर राइट थे ना, 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 3 नाम आपको इस करेक्टर्स में याद होने चाहिए बस। एक नाम सबसे जो बड़ा नाम है आर्मर राइट का, ये आर्मर राइट का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की इसने बहुत ज़्यादा मदद की है। अब जब इसने क्या काम किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आ गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 8 साल तक ये राइट के साथ काम करता रहा, राइट लेबॉर्ट्री के अंदर। काफ़ी सारे बैक्टीरियाज पे इन्होंने काम किया दोनों ने मिलके। इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैंने वैक्सीन्स, जो आर्मर राइट था ना ये पायनियर ऑफ द वैक्सीन थेरेपी था, यानी जो इंग्लैंड में वैक्सीन थेरेपी स्टार्ट की थी ना वो इस बंदे ने स्टार्ट की थी। ये काफ़ी डिजीज़ के ऊपर जो है ना थेरेपी ढूंढ रहा था। इसी तरह ये इन्फेक्शंस के ऊपर भी वैक्सीन ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से जो भी इन्फेक्शंस होते हैं ना, यानी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो मैं उसकी वैक्सीन ढूंढ के उसको वैक्सीन बना सकूँ। लेकिन मसला ये था कि हर बीमारी का अलग बैक्टीरिया होता है और हर बीमारी की अलग वैक्सीन बनानी पड़ती है, लेकिन इसके पास वो वैक्सीन तो थी नहीं। तो वैक्सीन हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकती, वैक्सीन ना प्रिवेंशन कर सकती है, बचा सकती है। टूट्स थोड़ी आवाज़ कम कर दे। वैक्सीन बचा सकती है, वैक्सीन इलाज नहीं कर सकती। तो इसने क्या काम किया, ये काफ़ी सारे जो है ना बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहे कि किसी तरीके से हम क्या काम करें, हम इंसानों को बचा ले, हम किसी तरीके से कोई एक ऐसी एंटीसेप्टिक दवाई बना ले जो इंसान खाए, उसके बाद उसको उसके वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान ना पहुँचे, सिर्फ और सिर्फ जाके वह बैक्टीरियाज वगैरह को या वायरसेस वगैरह को जो उसकी बॉडी के अंदर नुकसान पहुँचाते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करें। हुआ कुछ ऐसा है कि उसके साथ साथ जो है ना वर्ल्ड वार स्टार्ट होगी। जैसे वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई है तो ये इसको कैप्टन बना दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और साथ जो राइट थे
डॉक्टर राइट को इसका मेडिकल असिस्टेंट बना दिया गया। ये दोनों चले गए फ्रांस, चले गए हैं फ्रांस, जाके मेडिकल ड्यूटीज़ परफॉर्म करते रहे हैं। 5 साल तक इन्होंने सही लाशें उठाई हैं, इतनी लाशें उठाई हैं ना। हर इनके जो कैंप होते थे, हर कैंप में रोज़ाना तकरीबन 10-10 हज़ार बंदों का ऑपरेट होता था। 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार बंदों को जो है ना मैस कैंपिंग लगी हुई होती थी, यानी 5-5 हज़ार 10 हज़ार बंदे ज़बह होके आ रहे होते थे, काट के आ रहे होते थे, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड वार 1 में जो है ना गन पाउडर का यूज़ किया गया था, धमाका खेज़ मवाद का। उससे पहले तमाम के तमाम लोग तलवारों से लड़ते थे, लेकिन इसके बाद गन से, टैंक से, गोला बारूद आ गया था, तो ये चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो रहे थे। तो जब इनके कैंप्स में जो पेशेंट लाए जाते थे ना, ये आर्मी वाले, तो वो लोग क्या काम करते थे, वो उठा के उसी तरह या तो उसका हार्ट काट देते थे या कार्बोलिक एसिड की उन्होंने बोतलें रखी थी, तर 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 एसिड डाल रहे होते थे कि उनके जर्म्स और जो जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, कट वगैरह लगा हुआ, वहाँ पे बैक्टीरिया मार जाए। वो बंदा इतना तड़प रहा होता था, उसका कोई इलाज ही नहीं होता था। ये सिर्फ उसके ऊपर पेट्रोल डाल देते थे, कोई जो है ना, या जो पेट्रोल डाल देते थे या कोई इन्फेक्शन मटीरियल, कोई भी केमिकल डाल देते थे जिसकी वजह से वो इर्द गिर्द बैक्टीरिया मार जाए। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और ये डॉक्टर राइट ने उन्हें इतनी बारी समझाया, उन्होंने कहा कि यार ये आप फ़ायदे से ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचा रहे हो। तो वो आगे से इनको कहते थे तुम्हारे पास कोई बेटर सोल्यूशन है तो हमें बता दो। ये बेचारे फिर खामोश हो जाते थे कि इनके पास तो बेटर सोल्यूशन तो कोई नहीं था। तो इन्होंने पूरी मेहनत की, इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से उनको रोक सके, लेकिन इनके पास भी इलाज नहीं था और उनके पास भी कोई नहीं था। क्योंकि अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाए, वो कराह रहा हो, उसका खून निकल रहा हो और उसको कट लगा हो, टांग उसकी कटी हो, तो आपको मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उस टाइम जो सिचुएशन ऑफ द नीड थी, ठीक है, उसके मुताबिक उन्होंने कार्बोलिक एसिड भी यूज़ किया और जो एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते थे वो यूज़ किए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 30 to 40% पेशेंट उसी टाइम मर जाते थे।